डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के 9th चैप्टर परमाणु संरचना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि रसायन विज्ञान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, उस तक पहुंचने से पहले कुछ सामान्य बातें हैं जो परमाणु संरचना के बारे में हमें डिस्कस करनी है। यदि परमाणु संरचना की आप बात करें तो किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं। एक परमाणु का नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और इसके बाहर होती हैं विभिन्न कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है, शून्य आवेश। जबकि यदि आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो इस पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर हमेशा नेगेटिव आवेश होता है। तो इस प्रकार आप देखें, नाभिक के अंदर दो आपके पास छोटे छोटे कण हैं जिनका नाम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है जबकि प्रोटॉन पर धनावेश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरी जो नाभिक है हमारी वो धनावेशित होती है, ठीक है। और अभी तक हम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी पढ़ते आए हैं। तो जो परमाणु क्रमांक है वो इन प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जा सकता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु में परमाणु के नाभिक पर उपस्थित कुल धनावेश परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये परमाणु की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु थे कि उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए, जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन करने के बाद एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य समझा जाता था। परंतु जैसे जैसे विज्ञान में नए नए आविष्कार हुए तो विज्ञान ने पाया कि परमाणु अतिसूक्ष्म कणों के संयोग से बना है, जिनमें मुख्य कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो ये जो परमाणु के तीन मुख्य कण हैं, इन तीनों कणों को परमाणु का मौलिक कण माना जाता है। अब हम इन मौलिक कणों का, परमाणु के जो मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज की, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसको हम विसर्जन नलिका कहते हैं। इस विसर्जन नलिका में उच्च दाब पर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। उच्च दाब पर यहाँ पर क्या भरी गई है? गैस भरी गई है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जो नेगेटिव है उसको कैथोड कहते हैं और जो पॉजिटिव है उसको एनोड कहते हैं, और इसको यहाँ ये ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया गया है। तो ये जो नेगेटिव तार है, इस नेगेटिव तार में जैसे विद्युत हम प्रवाहित करते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये हमारा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कुछ किरणें ये निकल के जा रही हैं। अब क्योंकि ये नेगेटिव से निकल के जा रही हैं तो कहाँ जाएंगी? पॉजिटिव की ओर जाएंगी, क्योंकि जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगी, तो धीरे धीरे जब यहाँ से निकल के कहाँ पहुँचेंगी? एनोड पर पहुँचेंगी। इसका मतलब इन पर कैसा आवेश होना चाहिए? क्योंकि ऋणावेशित प्लेट से निकल रही हैं तो इन पर ऋणावेश होना चाहिए। तो ये जो अदृश्य किरणें हैं जो निकल के जा रही हैं कैथोड से, इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, और इनको ये नाम दिया जे टॉमसन ने। बाद में इन्हीं कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के गुणों की। देखिए, सबसे पहला गुण है कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, हल्का, मौलिक आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, हल्का तथा मौलिक आवेशित कण होता है जो प्रत्येक परमाणु में पाया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इकाई ऋण आवेश होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य बात है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के भार का 1/1837वां भाग होता है। इसे ठीक कर लीजिएगा, किताब में गलत लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1837वां भाग होता है। ये बहुकल्प प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, और ग्रामों में इसका द्रव्यमान लगभग 9.1 × 10⁻28 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर के लगभग। इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में -1 ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसे
स्मॉल ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं में -1e, क्योंकि इस पर आवेश कितना है, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, इतना आवेश है। ठीक है, द्रव्यमान इसका होता नहीं है तो ऊपर कुछ लिखा नहीं है। अगली खोज है हमारी प्रोटॉन की खोज। तो जिस तरीके से विसर्जन नली वहाँ पर ली गई थी, इसी प्रकार विसर्जन नली को यहाँ लिया गया है। कम दाब पर विसर्जन नली को लिया गया है। यहाँ पर ये जो आपका एनोड है, इस एनोड को छिद्रित लिया जाता है। ठीक है, छिद्रित एनोड को यहाँ लिया जाता है और ये कैथोड से आने वाली जो किरणें हैं वो इसके बाहर पीछे की तरफ भी चली जाती हैं कुछ किरणें। तो ये कहाँ से आई किरणें, सॉरी एनोड छिद्रित ना लेके, एक मिनट, हाँ, ये यहाँ पर जो है ये ना, ये एनोड छिद्रित नाले की जो कैथोड है ये छिद्रित लिया जाता है। तो इस कैथोड से कुछ किरणें एनोड के विपरीत वाली जो वॉल है, यानी एनोड के बिल्कुल सामने वाली जो वॉल है, वहाँ जाके कुछ किरणें यहाँ से जाती हैं। कहाँ से जा रही हैं, धन प्लेट से जा रही हैं। और वो ऋण प्लेट क्योंकि छिद्रित है, कैथोड कैसा है, छिद्रित कैथोड है, छिद्रित कैथोड, यानी कैथोड में कुछ छिद्र हैं, तो यहाँ से पार निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास ही पूरा सर्किट है, ये सेल है पूरा, यहाँ पर एक ये सर्किट है, ये सेल है। तो यहाँ से ये किरणें क्या हैं, इसके बिल्कुल पार निकल जाती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ से कुछ अदृश्य किरणें धन प्लेट से भी निकलती हैं, जिनको धन किरणें या कैनाल किरणें या एनोड किरणें कहा इन्होंने। ठीक है, और इन्हें बाद में प्रोटॉन कह दिया गया। अब क्योंकि धन प्लेट से आ रही हैं, ऋण प्लेट की तरफ जा रही हैं, तो इन पर आवेश भी कैसा होगा, धन होगा। तो प्रोटॉन के गुण यदि हम देखें कि प्रोटॉन भी प्रत्येक परमाणु का अनिवार्य मौलिक कण है। एक प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश, जैसे इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है, ऐसे ही प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मान -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम होता है, इसी प्रकार से प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान भी +1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम धनात्मक आवेश होता है। तीसरा, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्रामों में इसका द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻24 ग्राम होता है। चौथा पॉइंट है कि एक प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि की होती है, इसकी जो त्रिज्या है। पांचवा पॉइंट है, इसको पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रॉन की खोज। देखिए 1932 में अंग्रेज वैज्ञानिक चैडविक ने इस मौलिक कण का पता लगाया। उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बम्बार्डमेंट की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक अत्यंत भेदन क्षमता वाली किरण का प्रभाव देखा। ये किरणें बहुत छोटे कणों से बनी थीं, जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं था, और इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इन्हीं कणों को उन्होंने न्यूट्रॉन की संज्ञा दी, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो न्यूट्रॉन के यदि गुण की बात करें तो न्यूट्रॉन भी सभी परमाणुओं का एक अनिवार्य घटक है। केवल हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 को छोड़कर ये पूछा जा सकता है कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। केवल एक परमाणु है हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H1। दूसरा पॉइंट है, इसका कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन पर। इसका द्रव्यमान है हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर, यानी प्रोटॉन का भी लगभग इतना ही होता है। अर्थात ग्राम में इसकी मात्रा कितनी है, 1.6 गुणा 10⁻24 ग्राम। इसकी त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि की होती है। इसको n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में 0n1 द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद आए हमारे पास परमाणु मॉडल। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ लिए। इसके बाद चलते हैं परमाणु के मॉडल, कि परमाणु की संरचना कैसी हो, उस पर प्रारंभिक रिसर्च क्या थी। तो उसमें सबसे पहली रिसर्च थी थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे रहते हैं जिस प्रकार जो तरबूज का लाल भाग होता है उसमें छोटे छोटे बीज धसे रहते हैं। तो यहाँ यदि देखें तो ये तरबूज का लाल भाग आप कह सकते हैं, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो उसके बीज के समान है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये धनावेशित आवेशित गोला हो गया। ठीक है, ये प्रारंभिक रिसर्च थी, ज़्यादा चल नहीं पाई, कामयाब नहीं हो पाई, रेडिएशन वगैरह किसी भी चीज़ को ये प्रदर्शित नहीं कर पाई। तो ये जो खोज थी वो फेल हो गई। इसके बाद था रदरफोर्ड का परमाणु संबंधी नाभिकीय सिद्धांत। ये रदरफोर्ड वैज्ञानिक है, ये इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड का नाभिकीय जो सिद्धांत है,
रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत को ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत क्या कहता है कि परमाणु का एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से इस नाभिक पर धनावेश होता है। ठीक है, और इस नाभिक के बाहर यदि हम बात करें तो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, जिनमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो ये परमाणु है। अब इन पर कुछ अल्फा कणों की बौछार की, यहाँ क्या किया गया कि इन पर कुछ अल्फा कणों की बौछार की गई। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो इस परमाणु से होकर सीधे बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो इसकी सरफेस से टकराकर उन्होंने अपना मार्ग चेंज कर दिया, थोड़े से अपने मार्ग से मुड़ गए। कुछ ऐसे थे जो ये टकराए और वापस लौट आए, कोई ठोस सतह से ये टकराए और वापस लौट आए। ये क्या है, आपके अल्फा कण है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अल्फा कण जो होते हैं धनावेशित होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। यहाँ से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खाली होता है, खोखला होता है, उससे अधिकांश जो अल्फा कण है आपके वो बाहर निकल जाते हैं। परंतु परमाणु के केंद्र में एक ठोस धनावेशित भाग होता है, जहाँ से टकराकर अल्फा कण या तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं या अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके पहला पॉइंट है इसका कि परमाणु के आयतन का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें अल्फा कण अपने पथ से बिना विचलित हुए परमाणु के अंदर से गुजर जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक पिंड के रूप में होता है, जिसे अल्फा कण टकराकर वापस अपने मार्ग में लौट आते हैं। यहाँ जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये सभी क्या है, ये अल्फा कण है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, अल्फा कण है। कुछ तो ये तो वापस लौट आया है और ये कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ सीधे चले गए। तो तीसरा पॉइंट है कि नाभिक के चारों ओर विशाल रिक्त स्थान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। पांचवा, नाभिक का जो व्यास है वो लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर कोटि का होता है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को सौर मॉडल के ही समकक्ष माना। उनका विचार था कि जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां भी हैं। अच्छा, ये ग्रहीय मॉडल भी इसको कहते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसे ही जो ग्रह हैं वो भी इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इसकी कमी है कुछ। देखिए, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं तो उनकी ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिससे उनके कक्ष छोटे होते चले जाएंगे और एक समय नाभिक में जाकर वो गिर जाएंगे। देखिए, जब जो आपका नाभिक है, ये जो आपका नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं आपके नाभिक के बाहर, ये धीरे धीरे इसकी कक्षा छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि घूमेगा तो ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा तो कक्षा छोटी हो जाएगी, कक्षा छोटी हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ये इधर ना चल के इधर चल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे परमाणु की कक्षा छोटी होती चली जाएगी और वो नाभिक में जाके गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये मॉडल फेल हो गया, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से प्रदर्शित नहीं किया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की निश्चित संख्या कितनी होती है। उसने बताया नहीं कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीसरा पॉइंट था, यदि इलेक्ट्रॉनों में उनकी ऊर्जा का ह्रास लगातार होता है तो परमाणु वर्णक्रम को सतत होना चाहिए, परंतु प्रयोग के आधार पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और इस प्रकार आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहीं समाप्त हो जाता है, और फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।